अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का ए वाला हिस्सा, ये जो फिगर बनी होगी उसको 64 में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। बात समझ आ रही जुबानी की नहीं? yes. तो क्या फर्क पड़ा? गुडविल वैसी रहेगी, अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग एस के दो कॉलम बन जाएंगे, एक एसोसिएट का रिश्ता और एक सब्सिडरी का रिश्ता, और एनसीआई की वर्किंग के लिए सब्सिडरी वाला कॉलम हमारे लिए रेलिवेंट होगा। और ये जो गेन या लॉस ऑन अर्लियर इन्वेस्टमेंट की अपडेशन है, इसमें हम 6400 में से क्या माइनस कर रहे होंगे? 1 जुलाई 17 पे खड़े होके इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर जो इक्विटी मेथड से निकली होगी, ये फर्क पड़ेगा। तो नोट्स में सेकंड पेज पे एसओएफपी वाला सारा पढ़ लें, एसओसीआई से ऊपर ऊपर। क्या जी बिल्कुल, क्योंकि एक फेज वो भी गुजरा है। देखो वो तो सवाल में हम वर्किंग पूरी दोबारा कर रहे होते हैं ना, वरना वैसे अगर देखा जाए तो रिटेन अर्निंग क्यूमुलेट हो रही होंगी, तो एक बार जो एसोसिएट आ गया वो आ गया, वो क्यूमुलेट होती रहेंगी हर दफा। वो तो सवाल में प्रेजेंट हम वर्किंग सवाल कर रहे होते हैं तो बार बार कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि असल कंसोलिडेशन करने वाला सारी वर्किंग्स दोबारा करता होगा, वो तो बैलेंस के अंदर बस इस साल वाला प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल ऐड कर लेता होगा, तो वो जो बैलेंस उसके पास वर्किंग में आ रहा होगा वो ए के शेयर के साथ ही आ रहा होगा ना, तो इसलिए हमेशा वो ए का शेयर रहेगा। नोट्स के पेज 2 पे दूसरा सिनेरियो एसओसीआई से ऊपर ऊपर पढ़ लें। अगर नहीं भी की हुई है लेकिन कंसोलिडेशन में तो हम उसको इक्विटी मेथड के मुताबिक ही अर्निंग्स में डालने लगे हैं ना। अगर ऑलरेडी की हुई है तो फिर वो ऑलरेडी उसकी बुक्स में अपडेटेड आ रहा होगा। क्या ग्रुप में तो इक्विटी मेथड पे ही होता है। अगर इंडिविजुअली पेरेंट ने पहले से इसकी अकाउंटिंग की हुई है तो हो सकता है उसने इसको कॉस्ट पे रखा हो, नॉर्मली सवालों में ऐसा ही होगा। हो सकता है आईएफआरएस 9 पे रखा हो सकता है इक्विटी मेथड पे रखा हो। तो चूंकि सवालों में नॉर्मली उसने कॉस्ट पे ही रखा होता है तो ये सारा काम हमें खुद करना होगा। तो फिर पहले की तरह निकलेगा? नहीं ना, पहले की तरह नहीं निकलेगा। पेरेंट ने अपनी बुक्स में कॉस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन हम सॉल्यूशन करते हुए तो रिटेन अर्निंग में उसको ए मान रहे हैं ना। जब हम उसकी रिटेन अर्निंग ले रहे हैं एज एन ए, तो फिर ये गेन भी ए के हिसाब से निकलेगा। ये जो हम एसोसिएट है ना, अलग वर्किंग कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट फिर उसमें जो चीज है एडजस्ट करते हैं, वो अगर हम अलग से वर्किंग कर ले कर ले इस केस में जी वो वर्किंग वही है। ये जो मैंने जो पॉइंट नंबर 2 में देखो गेन निकाला हुआ वो यही वर्किंग है। ये जो लेस करके इनर कॉलम के अंदर किया हुआ ये वही वर्किंग है। लेकिन अभी मैं सवाल करता हूं ना तो आपको पता चलेगा कि हमारी इसी वर्किंग से उसका डाटा मिल जाएगा, अलहदा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सवाल की पिक्चर सामने आएगी ना, फिर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा।
जी ओके, चलिए क्वेश्चन दोबारा देखना तो देख लें, नहीं तो कोई बात नहीं, पार्ट बी पढ़ लें, पार्ट बी करते हैं इसका, क्वेश्चन का पार्ट बी करते हैं। जी पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी? यानी कितने शेयर्स थे हमारे पास पहले? 1000, और इसको अपडेट करना है 16 पे। फिर हमने मजीद कितने खरीदे? सत्रह के 37, एनसीआई वही है 800, हाँ 3200 और 800। अच्छा ये कैलकुलेशन किस दिन हो रही है? वही 1 जुलाई 17, तो ये वही रहेगा। मतलब आप तो दोबारा ही करेंगे। हम्म 13700 1370 12330। ये हो गई गुडविल। एक बार इसको हम ए बना के चल लेते हैं और एक बार इसको एस बना के चल लेते हैं।
बैलेंस शीट वाली फिगर किसमें लिखूं? ये, क्योंकि बाद में ये है ना, बैलेंस शीट डेट पेन में से क्या है, तो बैलेंस शीट फिगर यहां लिखूंगा 7,000। जो बाद की पोजीशन है तो बैलेंस शीट पे भी वही है, तो बैलेंस शीट फिगर बाद वाले कॉलम में। अच्छा, इसमें मैं यहां पर क्या माइनस करूं? प्री, कब का? जब ये सब्सिडी बनी है। कब बनी है? 1 जुलाई 17। तो यही वाली फिगर्स गुडविल वाली, यहां पर 4500 और यहां पर 8,000। ये इस रिश्ते का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो पिछले रिश्ते का ये एंडिंग पॉइंट था। इस रिश्ते का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पिछले का ही एंडिंग पॉइंट था। अच्छा, पिछले रिश्ते का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 1 जुलाई 15। तो 1 जुलाई 15 पे ये क्या था? 1500। 1 जुलाई 15 पे ये क्या था? 1 जुलाई 15 पे 3200। ये वाली बात देख लें, समझ आ गई? जिस रिश्ते वाला कॉलम बनाया हुआ है उसका एंडिंग और उसका स्टार्टिंग, और जो इसका स्टार्टिंग है वो पिछले का एंडिंग है। तीन 2500। ये किस नाम से? एसोसिएट के नाम से, ये सब्सिडियरी के नाम से, और एनसीआई में भी इसने जाना है। तो एड शेयर इन ए 3000 का क्या था पुराना रिश्ता? 25%। और शेयर इन एस, नया रिश्ता कितना है? 80%।
750, ये 2000। वन वन 7। फाइव से और गुडविल की इंपेयरमेंट तो सब्सिडरी वाले कॉलम से लेस होनी है। ये 1370।
पुराने वाले पे गेन निकालते हैं अब, बल्कि इसकी जगह छोड़ता हूं, इसको कह देता हूं मैं वर्किंग 3.1। अड़तालीस सौ पे 25%। अड़तालीस 630 पे 80%। 1200 38904 ये निकालते हैं।
अच्छा समीर, अभी ना इसी पोर्शन पे रख के स्टे रखना, इस वाले। हम्म हम्म गेन आप लोग खुद ही करें ट्राई। अब हम जो डी रिकग्नाइज कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, जो डी रिकग्नाइज कर रहे हैं। करें कैलकुलेट, करें आप लोग भी कैलकुलेट। सही है। 1000 शेयर्स अब इस दिन कितने के हो चुके थे? 16 के, 16,000। जबकि इस दिन अगर हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड पे करते तो
ओरिजिनली कितने के खरीदे हुए थे? 14,000 के। अब देखो अलग वर्किंग की जरूरत नहीं है, ये दोनों निकाले तो हुए हमने। तो अदर रिजर्व्स में इसका हिस्सा बन चुका हुआ था 750 और रिटेन अर्निंग में इसका हिस्सा बन चुका हुआ था 1200। ये थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड पे, ये यहां से लेस होगी। 50 का गेन क्या हुआ? तो ये 50 का गेन आ गया अर्लियर इन्वेस्टमेंट की डी रिकग्निशन पे। अब ये रिटेन अर्निंग का ग्रैंड टोटल 79,154। एमसीक्यू मैंने कर दिया है? नहीं। नाइन सिक्स डबल 2972 79154 22972।
किधर? कंटेन कर देंगे तो ICI का शेयर ये नहीं सही? 9726 फिर चेक कर लें। 9726 23 026 ये 186 डबल। टोटल ठीक है, टैली है। यार ये रिटेल अर्निंग्स ठीक नहीं लग रही मुझे। रिटेल अर्निंग्स का टोटल ठीक नहीं है। हाँ यार वो 74 तो वही है। चौहत्तर तो यही है। कितना? 114 154 114 सही है। 114 251930।
नोटेड। यार बोर्ड की शेयर करा दो जरा। जाग रहे हैं? हाँ जी, हो गया सारा बोर्ड। तीसरा सिनेरियो, पहले भी सब्सिडरी थी, हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया। तो एक्विजिशन डेट क्या है? पहले वाली। उसके बाद मजीद सब्सिडरी से ऊपर क्या सब्सिडरी रहेगी? तो एक्विजिशन डेट चूंकि पहले वाली होगी तो गुडविल भी कब कैलकुलेट होगी? पहले वाली। और जब दूसरी इन्वेस्टमेंट हम दोबारा कर रहे होंगे तो कंट्रोल पे फर्क पड़ रहा है? कंट्रोल पे फर्क पड़ रहा है। देखें, कंट्रोल या होता है या नहीं होता है, आधा पौना कंट्रोल नहीं होता। तो कंट्रोल हमारा पहले ही आ चुका था, तो अब मजीद अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो है तो कंट्रोल पहले भी, कंट्रोल अब भी है, तो गुडविल पे फर्क पड़ेगा। हम मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या गुडविल को अपडेट करें? गुडविल होती है जो हमने कंट्रोल की एक्स्ट्रा प्राइस दी होती है, वही गुडविल होती है। तो कंट्रोल तो पहले ही हासिल हो चुका, तो गुडविल पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो गुडविल पहले कैलकुलेट हो गई बस वही गुडविल है, यानी हम इस कैलकुलेशन के अंदर बस पहली वाली इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हमने जो नई इन्वेस्टमेंट की है तो एनसीआई तो चेंज हो रही है कि नहीं? तो गुडविल तो एनसीआई डिफरेंट आ रही होगी, अब एनसीआई कुछ और है। कोई बात नहीं, गुडविल वही है जो एक्विजिशन पे थी। तो एस पहले ही स्टेप में आ चुका था, उसके बाद मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो एक्विजिशन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाली होगी, गुडविल भी तभी निकलेगी। बाद की इन्वेस्टमेंट इग्नोर गुडविल निकालते हुए, ठीक है? बाद की इन्वेस्टमेंट से गुडविल रीमेजर नहीं होगी। एलिमिनेट भी करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं, एलिमिनेट तो करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एस है, बैलेंस शीट में एलिमिनेट करेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट गुडविल पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इफेक्ट कहां जाएगा उसका भी हल है, गुडविल पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा, अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग में क्या करें? क्योंकि कुछ अरसा बेशक सब्सिडी पहले ही बन चुकी थी, लेकिन कुछ अरसा हमारा परसेंटेज शायद 70% था, कुछ अरसा 80% है। तो इसी तरह से जिस तरह अभी किया, दो कॉलम्स बनेंगे। तो अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग के बिल्कुल जैसे अभी सिखाया है, दो कॉलम बनेंगे। एक कॉलम पे हिस्सा पुराना वाला, दूसरे कॉलम पे हिस्सा नया वाला। एनसीआई चूंकि बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर कैलकुलेट हो रही होती है, तो एनसीआई में हम कौन सा वाला हिस्सा ले रहे होंगे? नया वाला। यानी पहले अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 60% थी और हम 60 से 75 पे आ गए, तो एनसीआई में कौन सी परसेंटेज आ रही होगी? पहले हमारी 60 थी, अब हम 75 पे आ गए, एनसीआई नई पे आ रही होगी, लेकिन बैलेंस शीट हो जाएगी आउट। क्यों हो जाएगी आउट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नई की है और वो हम गुड बैलेंस शीट से उड़ाने लगे, और एनसीआई हम सारी 25 पे ले रहे हैं, जबकि अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग में अपना हिस्सा जो ले रहे हैं वो कुछ अरसा 60% का, कुछ अरसा 75% का, तो बैलेंस शीट में आ जाएगी गड़बड़। इसका हल होती है एक एडजस्टमेंट, क्योंकि दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है, क्या उससे हमारा कंट्रोल चेंज हो रहा है? अच्छा, पहली इन्वेस्टमेंट पे जो एनसीआई बन गए थे, अगली इन्वेस्टमेंट के बाद भी एनसीआई तो एनसीआई है। हो क्या रहा है कि हम एनसीआई से कुछ शेयर्स और खरीद रहे हैं। टेक्निकली क्या हो रहा है, हम पहले कंट्रोल हासिल कर चुके थे और एनसीआई बन चुकी थी, अब अगली इन्वेस्टमेंट पे हम क्या कर रहे हैं? एनसीआई से कुछ ले रहे हैं, और वो जो एनसीआई से कुछ ले रहे हैं, तो अगर इसको ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बल्कि एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एस के ओनर्स एक हम थे, एक एनसीआई थे। हम भी एस के ओनर, एनसीआई भी एस का ओनर। हमने अगर एनसीआई से शेयर्स खरीद लिए तो उसको बोला जाता है कि ये तो ओनर्स के आपस का मसला है।
नहीं समझ आई बात? देखें, हमारे पास पहले 60% शेयर्स थे, 60 मैंने ऐसी डाटा बनाया, अब हम 75 पे जा रहे हैं, तो 15 और कहां से आ रहे हैं? हम एनसीआई से ही ले रहे हैं ना, तो हम भी एस के ओनर, एनसीआई भी एस के ओनर। तो अगर हम एनसीआई से कुछ हिस्सा और खरीद रहे हैं तो ये ओनर्स का आपस का मामला है। तो ये जो आपस का मामला है, इसके ऊपर फर्क आ सकता है। फर्क कैसे आ सकता है कि हम एनसीआई से जो उनका हिस्सा खरीद रहे हैं और जो उसके बदले उनको पैसे दे रहे हैं, उनमें फर्क हो सकता है ना। देखें, हम एनसीआई से 15% और खरीद रहे हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो बनती होगी, और हम उसके बदले जो उनको पैसे दे रहे हैं, हो सकता है वो डिफरेंट हो। तो ये जो फर्क है, इसको कोई गेन लॉस नहीं कहते, ये बस एक इक्विटी की एडजस्टमेंट है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फार्मूला बताता हूं आपको, लेकिन ये एक एडजस्टमेंट है। ये सारी कहानी दोबारा सुने। हम पहले ही स्टेप में सब्सिडरी बना चुके थे, अगली इन्वेस्टमेंट से वो सब्सिडरी ही रही, लेकिन बस क्या हुआ, हमारी परसेंटेज चेंज हो गई, बढ़ गई, एनसीआई हल्की हो गई। तो चूंकि पहले ही स्टेप पे सब्सिडरी बन चुकी थी, तो गुडविल पहले स्टेप की कैलकुलेट होगी, इग्नोरिंग दूसरी इन्वेस्टमेंट, और दूसरी इन्वेस्टमेंट पे गुडविल को अपडेट नहीं करेंगे। अदर रिजर्व्स रिटेन अर्निंग में क्या होगा, उसी तरह से 2 कॉलम स्प्लिट हो जाएंगे। और एनसीआई, चूंकि ईयर एंड के ऊपर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो एनसीआई कौन सी परसेंटेज पे आ रही होगी, जो अब नई वाली है। अब ये जो बीच में हेर फेर हो गई है, इस हेर फेर की एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। बैलेंसिंग फिगर क्यों निकलेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम 15% एनसीआई से और खरीद रहे हैं, और उसके बदले यकीनन उनको पैसे दे रहे हैं। तो हो सकता है कि एनसीआई से जो 15% खरीद रहे हो उसकी भी कोई वैल्यू हो, और जो पैसे उनको दे रहे हैं उनमें फर्क हो। तो उस फर्क को हम इक्विटी के अंदर ही एडजस्ट करते हैं। इस बारे में जो आईएस ने कहा है ना, IFRS 10, उसने बस सिर्फ इतना कहा है कि इस डिफरेंस को इक्विटी में एडजस्ट कर लो। उसने इक्विटी में कहां एडजस्ट करना है इसका नाम नहीं लिया, यहां करना है कि यहां करना है, ये आईएस ने नाम नहीं लिया। इसके अलावा भी ना, जो आईएस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बात की थी, कि IFRS 2 में भी की थी, कि स्टैंडर्ड अकाउंट का नाम नहीं ले रहे होते, बस वो कहते हैं इक्विटी में कर लो, वो फिर आगे प्रैक्टिस पे आ जाती है। तो आईएस ने ये नहीं कहा कि इस एडजस्टमेंट को अदर रिजर्व में डालना है कि रिटेन अर्निंग में डालना है। किसी किताब के अंदर अदर रिजर्व में डाला हुआ है, किसी में रिटेन अर्निंग में डाला हुआ है। और आईकैप ने क्या किया, आईकैप की किताब में तो लिखा हुआ है कि रिटेन अर्निंग में डाल रहे हैं, लेकिन जो आईकैप के सॉल्यूशंस हैं उनमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स मिला के एक वर्किंग बनाई हुई है, ग्रुप रिजर्व्स। तो अब जब इनको मिला के एक ही वर्किंग बना दी, तो उसी वर्किंग में वो एडजस्टमेंट डाल रहे हैं। लेकिन वैसे एसीसी में भी एक किताब में अदर रिजर्व में है, एक में रिटेन अर्निंग में। मुझे वैसे ज्यादा बेहतर अदर रिजर्व लगते हैं, तो आप अदर रिजर्व में डाल दें और नोट लिख दें कि अल्टरनेटिवली इसको रिटेन अर्निंग में भी डाल सकते हैं। चाहें तो रिटेन अर्निंग में डाल दें और नोट लिख दें कि अल्टरनेटिवली इसको अदर रिजर्व में भी डाल सकते हैं। अब ये एडजस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करनी है ये सिखाता हूं, उससे पहले वाली बातें एक दफा फिर रिपीट करता हूं। तीसरा सिनेरियो है जिसमें पहले ही स्टेप पे सब्सिडी बन चुकी थी, अगले स्टेप में जस्ट इन्वेस्टमेंट मजीद हो रही है। तो चूंकि पहले ही स्टेप में सब्सिडी बन चुकी थी, इसलिए पहली ही एक्विजिशन असल एक्विजिशन है और उसी की गुडविल निकलेगी, जिसको करते हुए हम सेकेंड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करेंगे, और सेकेंड इन्वेस्टमेंट के टाइम गुडविल अपडेट नहीं होगी। अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग की वर्किंग एस को 2 में तोड़ेंगे, जैसे अभी ए में किया था। एनसीआई नए रेट पे बनेगी। अब जो बीच में डिफरेंस है, क्योंकि हमने कंसिडरेशन मजीद पे की है, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट कैलकुलेट होती है। वो एडजस्टमेंट का मैंने एक फार्मूला सेट किया हुआ है, उसका आंसर पॉजिटिव आए तो यहां पॉजिटिव लिख देना, यानी उसको ऐसा गेन लॉस नहीं बोलते, वो जस्ट एक एडजस्टमेंट है। मैंने जैसे फार्मूला सेट किया हुआ है, अगर आंसर पॉजिटिव आया उस फार्मूले का तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख देना। गेन लॉस के वर्ड की बजाय बस एडजस्टमेंट इन इक्विटी, प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है। मैंने फार्मूला ऐसा सेट किया हुआ है, वो फार्मूला आपको समझा भी दूंगा, डेबिट क्रेडिट से समझना आसान हो जाएगा। तो फार्मूला ऐसा सेट किया हुआ है कि आंसर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख देना। और यहां लिखना है कि यहां लिखना है, दोनों में से जहां मर्जी लिख दें, और एक नोट लिख दें कि अल्टरनेटिवली दूसरे में भी जा सकता था। अच्छा, किस कॉलम में लिखना? पी में लिखना। तो पेज 3 पे, नोट्स के पेज 3 पे एसओएफपी वाला पोर्शन पढ़ लें सारा, और वो जो फार्मूला है एडजस्टमेंट इन इक्विटी का, उसको भी पढ़ के समझने की कोशिश करें।
एक बार कोशिश कर लें, फिर मैं इसमें बैलेंस करने के लिए जी यही है। चूंकि जो पैसे दिए गए हैं उनमें फर्क हो सकता है ना, सिर्फ इसलिए जी। मसला परसेंटेज डिक्रीज हो या उससे मसला आ रहा है, तो पैसे मतलब 15% एनसीआई दी और पैसे उसके इक्वल नहीं दिए, उससे मसला आ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं बैलेंसिंग, हाँ जी, इससे मसला आ रहा है कि पैसे फर्क दिए हैं, वरना अगर उतना ही पैसे दिए होते हैं ना तो फिर कोई मसला ना आता। हमने पैसे डिफरेंट अमाउंट दिए हैं, जितना हम उनसे हिस्सा ले रहे हैं उसकी जो हमारे ग्रुप के मुताबिक वैल्यू बनती थी वो लेट से 400 मिलियन है और हम पैसे 420 मिलियन दे रहे हैं, तो इस 20 मिलियन का मसला है। इसकी कोई लॉजिक है? ये गुडविल ना अपडेट या लॉजिक ही बताइए ना। हम गुडविल तब कैलकुलेट करते हैं जब हमने एक्वायर कंट्रोल हासिल किया था, और गुडविल होता ही एक्चुअली कंट्रोल हासिल करने का प्रीमियम है। गुडविल असल में कीमत है कि हम कंट्रोल हासिल कर रहे हैं एक अच्छी सेट कंपनी का जिसका अच्छा नाम है, हम उसके मालिक बनना चाह रहे हैं, इसीलिए तो गुडविल होती है। तो वो तो पहली कंडीशन, पहली स्टेप में बन गए थे, तो इसलिए गुडविल तभी ही कैलकुलेट हो गई थी। बाद में नई इन्वेस्टमेंट करने से क्या हमें मजीद कोई कंट्रोल में इंप्रूवमेंट आ रही है? नहीं आ रही ना, तो बस वही प्राइस जो हमने पहले पे की थी वही गुडविल निकालने के लिए इस्तेमाल होगी। वैसे भी अगर आप देखें ना तो पहले भी हम टोटल गुडविल निकाल चुके हुए हैं। हमने अगर पहले 60% इन्वेस्ट किया है तो 40% एनसीआई लिखी हुई है, तो गुडविल तो हम पहले ही स्टेप पे पूरी कैलकुलेट कर चुके हैं। मजीद क्या करना है उसको बढ़ा के। शेयर में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आ सकता, वैल्यू बढ़ गई, मैंने ज्यादा पैसे दे दिए इस बार। देखो फिर वही बात है ना कि मैं पहले ही कंट्रोल हासिल कर चुका था, और गुडविल होता है कि मैंने कंट्रोल हासिल करने के लिए कितने एक्स्ट्रा दिए हैं। गुडविल कंट्रोल एक्चुअली गुडविल की डेफिनेशन ये है कि एक्विजिशन पे जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की वैल्यू है और जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं उसका डिफरेंस। तो एक्विजिशन तो फर्स्ट वाली ही है ना, उसके बाद जो भी होता रहा। एक्विजिशन तो फर्स्ट वाली। एक्विजिशन का मतलब है जब कंट्रोल हासिल हो रहा है, तो कंट्रोल तो पहले स्टेप पे हासिल हो गया। लेकिन कंट्रोल 51 से आ जाता है ओरिजिनल। अच्छा, तो अब 75% में गुडविल करते हैं, तो कंट्रोल तो 51 पहले स्टेप में कितने? नहीं, स्टेप नहीं है अभी कोई, बस एक ही स्टेप में खरीदा 75%। तो बस 75 खरीदे। लेकिन कंट्रोल 51 से आ जाता है। लेकिन हमने तो एक ही ट्रांजेक्शन की है और उससे कंट्रोल हासिल हो गया। कंट्रोल के लिए सारे पैसे कितना दिए थे, और 51 काफी दिन कंट्रोल के लिए। नहीं, लेकिन ट्रांजेक्शन तो एक ही हुई है ना। देखो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कंट्रोल हासिल करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो गुडविल है। ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या है गुडविल की? एक्विजिशन डेट पे कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड प्लस एनसीआई और फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ एस, इनका डिफरेंस गुडविल है। ये डेफिनेशन है, यानी एट एक्विजिशन डेट। तो एक्विजिशन डेट वही है जिस दिन हम शेयर्स खरीद रहे हैं, अब चाहे 60% खरीदें चाहे 80% खरीद रहे हैं। पेज 3 एसओएफपी, ये एडजस्टमेंट वाला फार्मूला कुछ समझ आया कि नहीं? इक्विटी में होना क्या? हाँ, इक्विटी एडजस्टमेंट वाला नहीं समझ आया? चले कोई बात नहीं, भी सवाल करते हैं तो फिगर से समझा देता हूं। ये जो डिक्रीज इन एनसीआई वाला फार्मूला लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ आया तो मैं भी सवाल करता हूं तो समझाता हूं। फिगर्स के साथ समझाऊंगा तो जल्दी जल्दी फिर ब्रेक करें। पढ़ लिया? चलें क्वेश्चन दोबारा पढ़ें और उसका पार्ट सी करते हैं हम।
मैं चलूं? जी अच्छा, वो एडजस्टमेंट वाला फार्मूला अगर पढ़ के समझ नहीं आया कोई बात नहीं, सवाल करते हैं ना, फिगर्स से ज्यादा आसानी से समझा दूंगा। किसी को समझ नहीं आया वैसे? थोड़ा थोड़ा आगे। गुडविल क्या करूं उसमें? कुछ भी नहीं करूं? ये नहीं आएगी। अच्छा, इधर क्या करूं? अब एक्विजिशन डेट क्या है? अब 1 जुलाई 15 है, तो ये चेंज हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वही पहले वाली। पहले स्टेप में कितने शेयर्स खरीदे थे हमने? यानी 2800। कितने का खरीदा था? 15 का। 42,000। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, हमारे पास 2800 थे तो एनसीआई के पास तब 1200 थे, और तब एक शेयर कितने का हुआ करता था? 14 का। 16800। अदर रिजर्व तब 1 जुलाई 15 पे कितने थे? 1500। रिटेन अर्निंग्स तब कितनी थी? 3200। फोर फोर 700। गुडविल आ गई 19700 1970। ये गुडविल हो गई। एक पुराना और एक नया। ये ठीक लिखे मैंने या चेंज करूं उनमें? यही है, क्योंकि जब पहली सब्सिडी बनी थी तो वो कब तक पहली सब्सिडी रही? 1 जुलाई 17 तक, तो ये उसका एंडिंग पॉइंट। और पहली सब्सिडी बनी कब थी? तो ये वही वाला। अच्छा, इसका एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरे का एंडिंग पॉइंट बैलेंस शीट। एक आ जाएगी इसमें एडजस्टमेंट, और मुझे चूंकि पता ऐड होनी है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, नहीं बल्कि लेस है। हाँ जी, लेस होनी है। वैसे आप ऐड लेस ना लिखें, पहले एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। मुझे चूंकि पता है लेस होनी है इसलिए मैं लेस लिख रहा हूं। एडजस्टमेंट इन इक्विटी, और आप जरूरी नहीं
कि अदर रिजर्व में दिखाएं, आप रिटेन अर्निंग में भी दिखा सकते हैं। वर्किंग 3.2.1 शेयर इन एस 2 आ जाएंगे, 3,000 पे 70 और 2500 पे 80। इक्कीस सौ 2000 और इनका ग्रैंड टोटल बाद में।
यहां भी ऐसे ही ये वाली फिगर्स रहेंगी ना, पिछले सवाल वाली, क्योंकि पुरानी जब सब्सिडरी थी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्विजिशन डेट था और उसका एंडिंग पॉइंट 1 जुलाई 17 था, और इसका जो एंडिंग पॉइंट था इसका वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और इसका एंडिंग पॉइंट बैलेंस शीट है। गुडविल की इंपेयरमेंट चूंकि 2020 में हुई इसलिए इस कॉलम में, अगर कहीं 2016 में हुई होती तो फिर इस कॉलम में आता। फोर एट जीरो 30। ये फिगर्स ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये गुडविल में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, ये देखें सही नहीं है। चौदह 100 14 10 1 2 6 9 4859 और शेयर इन एस 2 निकलेंगे, 4800 पे 70% और 48590 पे 80%। 38872 33 और ग्रैंड टोटल डबल 16232। अच्छा, अब यहां तक पहुंच जाए नोट करते करते, फिर मैं एनसीआई करता हूं और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करता हूं। यहां तक पहले नोट कर लें सारा। यहां तक सारा नोट कर लें, सारा जी, यहां तक ये पूरा है। अदर रिजर्व में मैंने एडजस्टमेंट लिखनी है अभी और एनसीआई करनी है। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछे।
जी यहां तक ओके। एनसीआई बैलेंस शीट पे लिखनी है ईयर एंड पे, तो ईयर एंड पे एनसीआई की कितनी औकात है? 20%। अच्छा 20% जब हम ले रहे हैं तो एनसीआई कब बन गई थी? 1 जुलाई 15 या 1 जुलाई 17? 1 जुलाई 15 पे। तो वहीं से गिनते गिनते आज तक एनसीआई है, लेकिन अब उसकी बाकी बची हुई औकात कितनी रह गई है? 20%। तो तब से लेके अगर आज तक के पोस्ट एक्विजिशन देखें, मतलब इन दोनों को ऐड कर लें। देखें हमने अदर रिजर्व्स में और रिटेन अर्निंग में चूंकि ग्रुप का हिस्सा अलग अलग लगाना था इसलिए 2 टुकड़े किए, लेकिन एनसीआई की नजर से देखें तो एनसीआई का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, क्योंकि एनसीआई का ठप्पा लग गया था 1 जुलाई 15 और आज बैलेंस शीट पे खड़े हम एनसीआई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एनसीआई की पोस्ट ये है। बात समझे कि नहीं? एनसीआई का लेबल तो पहले दिन लग गया था ना, और चूंकि हम बैलेंस शीट पे कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए अभी इस वक्त एनसीआई कितनी है? 20%। तो एक्विजिशन 1 जुलाई 15 से लेके अब तक वो इन दोनों का डिफरेंस है। इन अदर वर्ड्स इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, यानी अदर रिजर्व में एनसीआई का हिस्सा लगेगा 3000 प्लस 2500 का 20%, रिटेन अर्निंग्स में लगेगा 4800 प्लस 48,590 का 20%। ये वाली बात आई समझ? नहीं? एनसीआई कब बन गई थी? 1 जुलाई 15 को या 1 जुलाई 17 को जाके बनी है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और बैलेंस शीट खड़े होके हम बना रहे हैं तो एंडिंग पॉइंट ये है, तो एनसीआई का हिस्सा तो इनके डिफरेंस पे ही आएगा ना, यानी इन दोनों को ऐड कर लें। ये कितना बन गया? 1100 और ये 1067। यहां पर क्या लिखूं? एडजस्ट करके लिखेंगे, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो एक्विजिशन डेट पे जो एनसीआई थी कितनी थी? 16,800, लेकिन ये 16,800 30% को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस दौर में एनसीआई कितनी होती थी? 30%। तो 16,800 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अब हम इसके एनसीआई को कितना कह रहे हैं? तो इस 30 को 20 बना देते हैं। कैसे बना दें? ये ले, डबल 1200 22,978। एनसीआई की फिगर दोबारा सुन लें। हम एनसीआई बैलेंस शीट डेट पे, ग्रुप बैलेंस शीट में बैलेंस शीट डेट पे हम लोग एनसीआई को उसकी औकात पे लिख रहे हैं जो 20% रह गई हुई है, तो फिर वैल्यूज भी 20% वाली आनी चाहिए। तो एक्विजिशन डेट की फिगर हम उठाएंगे तो वो तो 30% थी, तो उसको फिर 30 से 20 बना दिया। वो टोटल तो बराबर नहीं आ रहा। किसका? ये 3,000 प्लस 2500 हमने एनसीआई में और इसमें। हाँ।
तो जब बनता है 2100 प्लस 2000 प्लस 1100 के करेंगे, फर्क आ गया ना, उसी फर्क के लिए तो एडजस्टमेंट है। यहां तक ओके। आखिरी चीज, फर्स्ट जुलाई 17 पे हमने जब मजीद शेयर्स खरीदे तो एनसीआई से खरीदे ना, एनसीआई को पैसे दिए तो एनसीआई ने अपना कुछ हिस्सा हमें बेच दिया, उससे एनसीआई में कमी आ गई। कितनी कमी आई? 10%। अच्छा वो देखें 10% कमी किस में आई? ये जो 3000 और 4800 है, ये जो 3000 और 4800 है, इधर से देखते हैं, ये 3000 और ये 4800। इस दौर में तो एनसीआई 30% हुआ करती थी ना, इन पे तो उसका हक 30 ही था, लेकिन अब 30 से कम होके तो कितनी कमी आ रही है? अच्छा 10% कमी किस में आ रही है, इसमें या इसमें? देखिए 2500 में तो एनसीआई रह ही 20 गई थी, लेकिन इस दौर में तो 30 हुआ करती थी, तो हमने एनसीआई को रिड्यूस कर दिया, तो हमने इसमें से 10% कम कर दिया ना, है ना। इसी तरह इसमें से भी, और 16800 में से भी 16800 का 10% नहीं, 16830 था, हम उसको 20 पे ले आए, तो हमने एनसीआई में टोटल कितनी कमी की? डिक्रीज इन एनसीआई। समझा रहा हूं, नहीं तो फार्मूला तो बनाया ही हुआ है मैंने। 16800 में कितनी कमी की? 10/30। 16830 था, हमने 10 कम कर दिया, $16,800 10/30, इतनी कमी की है। देखें हम उसको 30 से 20 पे ले आए तो 10 कम किया है ना, तो 10/30 कम कर दिया। अदर रिजर्व्स पे, इस पे उसका कितना हक होता था? अब हमने इसका 10 कम कर दिया ना, तो 3000 का 10। इसी तरह इस 4800 पे उसका हक होता 30 था, लेकिन उसमें से 10 कम हो गया। एनसीआई ने ये सब छोड़ दिया, कितना? 5600, 300, कितना छोड़ दिया उसने? 63। कितने पैसे लेके छोड़ा? हमने उसको कितने पैसे और दिए? हमने 400 और शेयर्स कितने के खरीदे? 16 रुपए के। पार्ट सी में देखें ना, हमने 400 शेयर्स और खरीदे हैं ना, तो कितने रुपए पे खरीदे हैं? 16 पे। फर्स्ट जुलाई 17 पे मार्केट वैल्यू क्या थी? 16। तो हमने इन लोगों से उनका इतना हिस्सा ले लिया और बदले में पैसे कितने दिए? 64।
तो कंसिडरेशन हमने जो दी है वो 6400 दी है, 60 नहीं, इतना ही बनता है, नहीं सॉरी, कितने का खरीदा है हमने? 16 का ही ना कि 17 का? पार्ट सी में क्या लिखा हुआ? तो मार्केट प्राइस क्या थी? हाँ ठीक है 16। तो हमने उनसे इतना लिया इतने पैसे देके। आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। और इस नेगेटिव को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनसीआई कम हो रही है, मतलब एनसीआई डेबिट, कैश पे हो रहा है, कैश क्रेडिट, तो इतना डेबिट इतना क्रेडिट, तो एक डेबिट और चाहिए कि क्रेडिट और चाहिए? इतना डेबिट हो रहा है इतना क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट और चाहिए ना, डेबिट मतलब इक्विटी कम होती है, तो इसलिए नेगेटिव। बहरहाल फार्मूला इस तरह बना दिया कि कंसिडरेशन पेड नीचे लेस किया हुआ है, तो आंसर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, नेगेटिव आए तो नेगेटिव। अब ये जो यहां आपको समझाया, फार्मूला यही बनाने की कोशिश की हुई है, उस फार्मूले को देख लें, लेबलिंग जो की हुई है, यही चीज समझ आती है। या सारा वो किया ना हमने, जो एनसीए में हमने जो कोड था उसमें जो सही परसेंटेज हम नहीं लगा सके उसको कंपनसेट कर जी ऐसे ही। तो ये 20 यहां आ जाएगा नेगेटिव, और उसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा 13080। पहली इन्वेस्टमेंट थी 42 और दूसरी है 64। यार ये फिगर ठीक है? ठीक। नहीं, अज्यूम की बात नहीं है, ईयर एंड पे क्या हैसियत है? ईयर एंड पे तो एंटी रह गई है ना। हम शुरू से आज तक ईयर एंड पे जो परसेंटेज है उससे लेकर एनसीआई एज एट बैलेंस शीट में रिपोर्ट होती है, तो एज एट एनसीआई की क्या हैसियत है? 20%। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या रह गई?
ये है SOFP। लेक्चर 54 में SOCI करते हैं। हैं? अभी ब्रेक हो गई ना, बस ये ब्रेक ही हो रही है। तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बाला खाने हैं, उनका बाहर उनके अंदर से और उनका अंदर उनके बाहर से दिखाई देता है। मतलब कोई उसकी खूबसूरती बताई हुई कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होगी वहां। तो एक अराबी खड़ा हुआ और उसने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसके लिए होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुश कलामी करे, अच्छा बोलना, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे अखलाक से, और खाना खिलाए। अच्छा, एक है खाना खिलाना और एक है दूसरे से कहना कि ये खिलाए। यानी अगर आप मुझे कहेंगे सर खाना खिलाएं, और एक है कि मैं खुद आपको खाना खिलाऊं, तो मैं खुद खाना खिलाऊं इसका मुझे सवाब है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि सर खाना खिलाएं या अपने दोस्तों को यार ट्रीट दे, ये गुनाह वाली बात है, ये गुनाह वाली बात है, ये आप डाका डाल रहे हैं। ये जो है ना कि दोस्त है यार ट्रीट दे, असल में आपके अंदर की कमीनगी होती है कि उसके पैसे निकाल के हम खाएं, हमसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। हमारे अंदर की कमीनगी होती है कि इसके पैसे निकलें, हमें कहीं से मुफ्त खाना मिले। ये जुल्म होता है, ये डाका होता है। ये किसी दोस्त को कहना कि चल यार ट्रीट दे, ये डाका होता है। ये हम उसकी इज्जत पे डाका डाल रहे होते हैं, क्योंकि चार दोस्तों के सामने कह रहे हैं कि यार चल खाना खिला, अब वो पता नहीं इस पोजीशन में है कि नहीं है, हम उसकी तजलील कर रहे हैं। तो किसी को कहना कि ट्रीट दे, ये सही नहीं है। भाई देखें, आपका उससे हक तो है ही नहीं ना खाना खाने का, तो जिस चीज पे आपका हक है ही नहीं उसको तलब करना, नहीं खिलाओ, ये गलत है ना, ये डाका हो गया ना। डाकू क्या करते हैं, जिस चीज पे उनका हक नहीं है वो मांगते हैं, तो ये डाका है। अच्छा, खुश कलामी करे, खाना खिलाए, और अक्सर रोजा रखे, और रात को जब लोग सोते हों तो नमाज पढ़े, यानी तहज्जुद की नमाज। और अक्सर रोजा रखे मतलब नफली रोजे। 54 लेक्चर में मुलाकात करते हैं।